नमस्कार, टोटल हेल्थ के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। इस साल जिस तरह से डेंगू के केसेस सामने आए और फिर जिस रफ्तार से उन्होंने तेज़ी पकड़ी, साथ ही शुरू हो गई कोशिशें उसको बेहतर ढंग से कंट्रोल करने की, उसके प्रबंधन की। चाहे फिर बात हो जगह जगह टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यानी जांच की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की, या फिर अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने की, या फिर सारे पेशेंट्स को बेहतर ढंग से सुविधाएं देने की। साथ में सभी की कोशिशें हो रही हैं और साथ ही इसमें जिम्मेदारी हो जाती है हम सभी की कि डेंगू से बचाव के लिए और किस तरह से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हम भी अपनी कोशिश जारी रखें। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील एम रहेजा, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल से। और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवीद वेग, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। डेंगू का जो इस समय की स्थिति है उसमें जाहिर तौर पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर कहीं ना कहीं शक भी है और कुछ ऐसी गलत धारणाएं भी हैं जिनसे डेंगू के मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। सही जानकारी लेने की ज़रूरत है और इसको बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सके उसकी ज़रूरत है। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी या फिर हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने के लिए आप इस समय हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों से बात करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करके आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं या फिर आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप पाना चाहते हैं, आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। और आपकी तरफ जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जानकारी पहुंचे, सही तरह की जानकारी, यानी क्या होना चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए और किस स्थिति में बेहद सतर्कता की ज़रूरत है। तो आइए विशेषज्ञों से बात करते हैं। डॉक्टर नवीद वेग, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो स्थिति है डेंगू की, यहाँ पर सभी लोग घबराए हुए हैं। जहाँ पर ये माना जाता है कि डेंगू बेहतर ढंग से मैनेज हो सकता है, इस बार चिंता थोड़ी सी ज़्यादा है। क्या सभी को अस्पताल जाने की वाकई ज़रूरत होती है? देखिए, डेंगू के इस टाइम मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं, तो फिर पैनिक तो पैदा होता ही है। तो अगर डेंगू का इलाज में अगर हम देखें तो 5 पीज़ होते हैं। सबसे पहला पी होता है पैनिक। तो पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन पैनिक तो होता है, जब किसी को डेंगू हो जाता है पैनिक तो होगा, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि पैनिक ना करें, क्योंकि इसका इलाज है और एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। दूसरा इसका इलाज होता है पानी। सो पहला पी इज़ पैनिक ना करें, दूसरा पी इज़ पानी पिएं। पानी हम हाइड्रेशन इतनी अच्छी रखें कि कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना हो। तीसरा पी होता है पैरासीटामोल। इसमें अगर बुखार है तो गोली सिर्फ पैरासीटामोल ही देनी है। चौथा पी होता है प्रिवेंशन। हमें इसको अब खुद भी मच्छर घर में ना हो, हमारे घर के बाहर भी ना हो और कहीं भी हम मच्छर पैदा ना होने दें। और पांचवा होता है प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स के पीछे ना भागे। अगर हम अपना इलाज अच्छी तरह करें, पानी पिलाएं या सिर्फ पैरासीटामोल दें, तो हमें प्लेटलेट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। और फिर एक दो चीज़ें और जो है वो बाद में मैं बाकी पी बाद में बताऊंगा, जैसे पेशेंस है और कई चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इस बीमारी में अपने आप को पेशेंट बनना चाहिए, मरीज की तरह जाके डॉक्टर से इलाज करवाएं, क्योंकि इस समय तरह तरह की बीमारियां हैं। मलेरिया भी है, डेंगू भी है, टाइफाइड भी है, हेपेटाइटिस भी है और ऊपर से वायरल इन्फेक्शन भी है। तो हमारा सबसे बड़ा एम होना चाहिए कि हम पैनिक ना करें और खुद पेशेंट बन के डॉक्टर से इलाज करके अपना खुद इलाज ना करें। जी, तो खुद डॉक्टर ना बने। आपने पहले ही सवाल में शुरुआत में ही बहुत अच्छे ढंग से पूरे कार्यक्रम का जो क्रक्स है वो बहुत ही अच्छे शब्दों में समझा दिया है। डॉक्टर रहेजा, ये बताइए कि इस बार की जिस गति से सारे केसेस सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि फिलहाल के जो ट्रेंड्स हैं आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलेगी या कितने समय तक और सतर्कता की ज़रूरत होगी? देखिए, ये जो डेंगू है जुलाई से नवंबर तक अधिक होता है, क्योंकि इस समय नमी ज़्यादा है, बरसातें होती हैं और रुक रुक के जो बरसात होती है उसमें डेंगू के केसेस ज़्यादा होते हैं। और जो टेम्परेचर है वो भी अराउंड 25 से 35 के बीच में है, जो कि मोस्ट फ्रेंडली है जी मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए। हाई ह्यूमिडिटी है, वो भी मॉस्किटो फ्रेंडली है। और यदि पानी आसपास इकट्ठा है तो घर के अंदर या घर के आसपास, क्योंकि ये मच्छर ताज़े पानी में पैदा होता है, हमारे घर के अंदर ही पैदा होता है, घर के आस पड़ोस में पैदा होता है। तो हमें ये जो इस बार
एक्सपेक्टेड है कि ये ऑलमोस्ट नवंबर तक रहता है डेंगू। और जो भी है एक प्लेट्यू फेस में आ गया है, लेकिन हमें सावधानी बरतें। अगर हम घर के अंदर, फ्रिज के अंदर, मनी प्लांट के अंदर, गमलों के अंदर, पॉट्स के अंदर, घर के आसपास टूटे फूटे जो कप हैं, ट्रैश है, कबाड़ है, टायर हैं, खाली बोतलें हैं, उन सब को हटाएं। ऊपर जो पानी की टैंकी है उसको अच्छे से बंद रखें जी। और कहीं भी अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको हफ्ते में कम से कम एक बार, कहते हैं ड्राई डे हमें मनाना है। यहाँ पे ड्राई डे का मतलब ये है कि हमें हफ्ते में एक दिन ये इंश्योर करना है कि हमारे कूलर का पानी और घर के अंदर और कहीं भी पानी अगर है उस पूरे पानी को निकाल दें, ड्राई करें और उसको अच्छे से स्क्रब करके दोबारा भरें। जैसे पक्षियों का ट्रे है जहाँ पे पक्षियों को दाना डालते हैं जी। उस पानी को भी हफ्ते में एक बार कम से कम पूरा निकाल के सुखा के दोबारा भरें, क्योंकि अंडे से मच्छर बनने में 8 से 10 दिन लगते हैं। तो हम अगर ये साइकिल ब्रेक कर देते हैं तो हम मस्कीटो ब्रीडिंग को रोक सकते हैं और वही इसका सबसे अच्छा उपाय है। जी, ये तो उपाय की बात हुई और आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक ये सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि केसेस इतने भी रह सकते हैं और थोड़ी सी वृद्धि भी हो सकती है। डॉक्टर रहेजा, किस तरह से ट्रांसमिशन इसका फैलता है, थोड़ा सा ये जानकारी दे दीजिए, क्योंकि सभी लोगों को लगता है पानी भी साफ है तो बहुत ज़्यादा सफाई तो होती ही है, तो इतना डर की ज़रूरत क्या है? सबसे ज़रूरी बात है कि मैं कहूँगा ये मैन मेड ही बीमारी है। आज से 5 दशक पहले और आज 30 गुना बढ़ गया ये। मतलब वो इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि हम लोग मच्छर पैदा होने दे रहे हैं। मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है जिसके अंदर वायरस है, जिसको डेंगू है, डेन 1, डेन 2, डेन 3 जो भी वायरस है जी। वो मच्छर के अंदर चला जाता है वायरस। ओके। और ये जो होता है, जिस व्यक्ति को डेंगू है उसमें पहले 5 दिन में, जब उसको तेज बुखार है, बुखार शुरू होने के 12 घंटे पहले और उसके 5 दिन तक उसके ब्लड के अंदर ये वायरस रहते हैं। अगर इस दौरान एडिस एजिप्टाई, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, जो कि बैंडिड है और बार बार काटता है, डेयरिंग मॉस्किटो है, दिन के समय अधिक काटता है, सुबह शाम अधिक काटता है, तो ये वायरस मच्छर के अंदर चला जाता है। उसके बाद ये मच्छर के अंदर 5 से 7 दिन पनपने के बाद दोबारा अगर वो मच्छर किसी व्यक्ति को काटेगा तो उससे 3 से 10 दिन में, एवरेज 5 से 6 दिन में उस व्यक्ति को डेंगू होता है जी। तो हमें बेसिकली इसी बात का ध्यान रखना है कि कहीं मच्छर पैदा ना होने दें, ये वाले एडिस के, मच्छर के काटने से बचें। ये दोनों प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। जी, अब इस बात पर आ जाएं डॉक्टर विक, जैसा आप कह रहे थे कि इस मौसम में फ़िलहाल काफ़ी सारी बीमारियां चल रही हैं, जिसमें वायरल इलनेस की बात करें, मलेरिया की बात करें। अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है, कब ये सस्पेक्ट करें कि ये बुखार डेंगू हो सकता है? अब देखिए, इस इलनेस के टाइम जो भी बुखार होगा हमें उसको पहले डेंगू तो सस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज डेंगू का बड़ा क्लासिकल बुखार होता है। एकदम हाई ग्रेड फीवर होगा आपका, बुखार एकदम तेज चढ़ेगा, बुखार के साथ आपकी आंखों के पीछे दर्द, ब्रेक बोन फीवर, बोन्स में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, थोड़ा नोजिया, थोड़ा वॉमिटिंग। तो हमें ये देखना है कि बुखार होगा, बहुत तेज बुखार होगा, साथ में सर में दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा। ये बुखार आपका 3 से 5 दिन रहेगा, फिर बुखार ठीक हो जाएगा। तो हम उसको पहले कहते हैं फेब्राइल स्टेट, उसके बाद बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। फेब्राइल स्टेज के बाद एक क्रिटिकल स्टेज आती है जो 3 से 9 दिन तक रहती है। उसमें आपका बुखार ठीक हो जाता है, मरीज को लगता है मैं ठीक हो गया, लेकिन उस टाइम उसकी भूख कम होती है और प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका 6ठे दिन, 7वें दिन से लेकर 10वें दिन तक रिकवरी फेज होता है, जिसमें प्लेटलेट्स आपके ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको बेसिकली डिफ्रेंशिएट यही करना है कि मुझे बुखार हुआ और बुखार के साथ कोई वार्निंग साइंस तो नहीं है। अब वार्निंग साइंस क्या होते हैं? वार्निंग साइंस होते हैं जैसे उल्टी आना, नोजिया होना, भूख बिल्कुल ना लगना, रेस्टलेस हो जाता है मरीज, थोड़ा बेहोश होना, सांस तेज चलना शुरू होना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, कमजोरी हो जाना। तो एक डेंगू फीवर होता है विदाउट वार्निंग साइंस, एक डेंगू फीवर होता है विद वार्निंग साइंस। जो वार्निंग साइंस है उस टाइम आपको आपके हाथ को हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, टेस्ट कराना है और डिसाइड करना है कि क्या करना है जी। लेकिन जब सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू भी होती है जिसमें ब्लीडिंग हो गई, कभी भी कोई शॉक में चला गया, उसमें तो भर्ती करना है और इलाज करना ही करना है। लेकिन इन सब का इलाज यही है कि आपको पहले दिन से ही पानी पूरा पिलाना है, बुखार को क्रोसिन से कम करना है और खाने में बिल्कुल हल्का, जो खाना पच जाए जी। जैसे सिर्फ खिचड़ी, सिर्फ दही, थोड़ा सा केला और पानी की मात्रा में इलेक्ट्रॉल और नारियल पानी। खट्टी चीजें ना दें जिससे वॉमिटिंग और बढ़ती है। अगर ज्यादा खाने को देंगे, फोर्स करेंगे, तब फिर उल्टी हो जाएगी, तो फिर गलत साइकिल शुरू हो जाता है। तो हमें कम से कम उनको सबसे ज्यादा पानी पिलाना है, रेस्ट कराना है
और उसके बाद इंश्योर करना है कि कोई वार्निंग साइन ना आए, और अगर वार्निंग साइन आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो ये बुखार 3 दिन में ठीक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। जी, तो ये वो विकल्प हैं जिससे घर पर ही आप बेहतर ढंग से डेंगू के बुखार को मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। फिलहाल राजेंद्र जी हैं महाराष्ट्र से फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। जी सर, अपने घरों में मच्छर अगर हैं तो उसको अपन कैसे नष्ट करेंगे? जी, अगर मस्किटोज हैं डॉक्टर रहेजा तो क्या किया जा सकता अंदर है? अगर मच्छर हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स आते हैं, मेलोथियोन है, पैरिथ्रम है, फॉगिंग करवा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, घर के अंदर मच्छर पैदा ना होने दें, क्योंकि ये जो मच्छर है हमारे घर के अंदर सोफे के नीचे दिन के टाइम आराम करता है, पर्दों के पीछे, टेबल के नीचे, कॉर्नर्स में, फोटो फ्रेम्स के पीछे, और सुबह शाम ये मच्छर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब कहते हैं सूरज उगने के 2 घंटे बाद और सूरज डूबने से 2 घंटे पहले ये मच्छर अधिक काटते हैं जी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर हमारे घर के आसपास भी मच्छर हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम घर में अगर जाली वाले दरवाजे खिड़कियां लगाएंगे तो सुबह शाम उसको कम से कम ज़रूर बंद रखें जी। क्योंकि उस समय ये जो मच्छर का है एक्टिव होता है तो अंदर आने का ज़्यादा है। तीसरा है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्रीम्स हैं, वेपराइज़र्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी वेपराइज़र या क्रीम्स आते हैं इनका ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को अस्थमा है या एलर्जी है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। और पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा कि जो हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें कि छोटे बच्चे हैं जी। जिसमें डॉक्टर विग ने बताया कि अगर छोटे बच्चे हैं तो वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। और छोटे बच्चों में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा एक तो बताता नहीं है कि उसको एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम हो रही है, नंबर 2 अगर बच्चा गफलत में जा रहा है, सुस्त हो गया है, ज़्यादा रो रहा है जी। या उसने खाना पीना बंद कर दिया है, उल्टी अधिक कर रहा है, तो उस केस में ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन, बूढ़े व्यक्ति, जो डायबिटिक्स हैं, जो कार्डियक पेशेंट हैं, या जो स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट की दवाई ले रहे हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कुल मिला के हमें चाहिए कि मच्छर पैदा ना होने दें। और मच्छरों से काटने का दूसरा, अगर सुबह शाम जैसे मैंने बताया अधिक काटता है, यदि आप पार्क में बच्चे खेलने जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनको पूरी बाजू के कपड़े डालें जी, पैंट्स डालें, मोटे मोजे डालें और मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्रीम लगा के भेजें। राइट। अब ये जो बात की डॉक्टर रहेजा ने, डॉक्टर विग, कि कुछ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, या फिर वो जिनको कोई और मेडिकल कंडीशन है, मान लीजिए प्रेगनेंसी की बात की जाए, तो किस दौर में क्या वहाँ पर जो बेसिक मैनेजमेंट है वो तो सिमिलर रहेगा, लेकिन क्या क्या वार्निंग साइंस वहाँ पर हो सकते हैं या क्या ख़ास तौर पर सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी? क्योंकि प्रेगनेंसी में न सिर्फ माँ का बल्कि जो फीटस है, गर्भस्थ शिशु है, उस पर भी खतरा बना रहता है। देखिए, अब आपने बात की बच्चों की, छोटे बच्चे हो गए, थोड़े बड़े बच्चे हो गए, उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, उसके बाद एल्डरली हो गए जो थोड़े बुजुर्ग हैं, और उसके बाद जैसे डॉक्टर हेजा ने बोला जिन पेशेंट्स को पहले कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, किडनी फेलियर है, तो इन लोगों का अगर हम इम्यून सिस्टम देखें तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है जी। लेकिन जो यंग लोग हैं, मतलब जैसे 15 से 25 साल के या 10 से 25 साल, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो उस टाइम मुझे लगता है कि वायरस उस टाइम ज़्यादा तेज़ अटैक करता है। उस टाइम साइटोकाइन स्टॉर्म, जो वायरस के बाद जो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो उससे रिएक्ट करता है, और स्पेशली अगर पहले डेंगू का वायरस 4 टाइप का होता है, 1, 2, 3, 4। अगर सपोज मुझे डेंगू का 2 का अटैक हुआ है पहले और अब मुझे 4 से अटैक हो गया, तो मेरा बॉडी बहुत जोर से रिएक्ट करता है और उस टाइम वो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। तो ऐसे मरीज जिनको पहले हुआ हो और दोबारा अटैक हो, तो वो सिचुएशन साइटोकाइन स्टॉर्म से फिर उस टाइम उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन, प्रेग्नेंट फीमेल्स का स्पेसिफिकली यंग पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और अगर उनमें अटैक दोबारा से हो गया तो वो पेशेंट सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। और जो पेशेंट यंग बच्चे हैं, सपोज बहुत यंग बच्चे हैं या बहुत एल्डरली हैं, उनमें तो फीवर ज़्यादा आएगा ही नहीं, तो उसमें तो हमें सस्पेक्ट करना पड़ेगा। वॉमिटिंग, उसमें सपोज सिर्फ नोजिया वॉमिटिंग ही होगा, वॉमिटिंग ज़्यादा आ जाएगी, तो हमें बिकॉज इस दौरान जो भी बुखार होगा आपको डेंगू को सस्पेक्ट करना पड़ेगा। और उसी के हिसाब से सभी प्रिकॉशन, जिसमें पानी की मात्रा पूरी हो और हेमाटोक्रिट, हमें 3 चीज़ों को मॉनिटर करना होता है, एक हीमोग्लोबिन, एक हेमाटोक्रिट और एक प्लेटलेट्स। अब इसमें सबसे ज़रूरी है प्लेटलेट, सबसे ज़रूरी है हेमाटोक्रिट, कि बॉडी में
पानी की मात्रा हम हेमाटोक्रिट से पूरी रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे। दूसरी चीज़ें हैं, प्रेगनेंसी में अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो आपका हेमाटोक्रिट इतना बढ़ेगा ही नहीं। राइट। तो इसी तरह छोटे जो बच्चे हैं उनमें आपका हेमाटोक्रिट थोड़ा बढ़ा हुआ है, और एल्डरली में भी इतना हेमाटोक्रिट नहीं बढ़ता है। तो ये इनमें बड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेंजर है वो यंग उम्र के बच्चे हैं, जिनमें कभी साइटोकाइन स्टॉर्म इतना ज़्यादा होता है कि उनका हमें ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी, और क्या सावधानियां रखी जाएं ये भी आपसे जानेंगे। उससे पहले मीर मुश्ताक जी हैं श्रीनगर से हमारे साथ। मीर मुश्ताक साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कश्मीर में भी डेंगू हो सकता है? जी देखिए, और डेंगू अभी बहुत टाइम से चल रहा है कि अभी कोई इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं हुई है। जी, वैक्सीनेशन के बारे में तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, बाकी क्या डॉक्टर रहेगा दूसरा साहब? हाँ, यहाँ पर जो H1N1 हुआ था कि उसका इसके साथ कोई कुछ मतलब कोई वायरस जो है ना, इसे H1 हुआ था यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो ये हर साल सितंबर से शुरू होता है जी। यहाँ पर इसमें बहुत से मतलब होते हैं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी जी जी, और जो कमजोर लोग होते हैं। हाँ जी, हमने आपका प्रश्न सुन लिया है। इनके साथ कोई ये जो इसके वायरस होते हैं। मीर मुश्ताक साहब, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर रहेजा, डेंगू का वायरस डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 है, जो कि मच्छर के द्वारा फैलता है। और जो आप H1N1 की बात कर रहे हैं वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि हवा के ज़रिए या क्लोज कॉन्टैक्ट के ज़रिए फैलता है। तो दोनों अलग अलग बीमारी हैं। डेंगू की बीमारी जैसे हमने बताया बरसात के मौसम में जुलाई से नवंबर तक अधिक होती है, जबकि H1N1 सर्दियों में अधिक होती है, क्योंकि लोग एक क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं, सर्दी की वजह से क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और उस समय ये वायरस भी अधिक पनपता है जी। और जहाँ तक आपने ये पूछा है कि हमें जो डेंगू का है, पूरे हमारे भारत में जो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से 35 में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एक्सेप्ट लक्षद्वीप को छोड़ के। लेकिन अधिकतर केसेस हैं हमारे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो ओवरऑल जो जहाँ पे नमी अधिक है, बरसात होती है, टेम्परेचर मॉस्किटो फ्रेंडली है, वहाँ पे डेंगू ज़्यादा होता है। और ये मैं बार बार बताना चाहता हूँ, ये मैन मेड बीमारी है, क्योंकि अगर हम घर के आसपास सफाई नहीं रखेंगे, घर के अंदर पानी इकट्ठा होने देंगे, तो इस मौसम में मच्छर अधिक पैदा होते हैं, और डेंगू की बीमारी मच्छर के द्वारा ही फैलती है। डॉक्टर रहेजा, ये भी ज़रूर बताइए कि इस बार जैसे ही लक्षण आए, मरीज बढ़े, वहाँ पर ये जो छोटे छोटे विकल्प है कि पपीते के पत्ते खिलाइए, कहीं बकरी का दूध पिलाइए, हालांकि उसके बाद हमने बात भी करी और ये बात सामने आई कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बल्कि हार्म ही होता है। क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि आप दवा मत लीजिए, ये तो बहुत आसान तरीका है, पत्ते खाइए और ठीक हो जाइए? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, इनके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल या कोई स्टडीज़ नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ये फ़ायदा करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि डेंगू जो है सिंपल डेंगू फीवर होता है, जैसे डॉक्टर विक ने बताया, जिसमें आंखों के पीछे दर्द होना, ब्रेक बोन, शरीर में बहुत तेज़ दर्द होना, तेज़ बुखार होना। और ये जो सिंपल डेंगू फीवर है, ये अपने आप 5 या 7 दिन में सेटल हो जाता है। तो जब लोगों को लगता है कि पपीते के पत्ते खाने से, डॉक्टर रहेजा, उनको लगता है कि उसकी वजह से प्लेटलेट बढ़ रहे होंगे, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। लेकिन इसकी जो डिफरेंट है डेंगू हेमरेजिक फीवर जो सेकंड फॉर्म है, उसके अंदर क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, या माहवारी में अधिक खून होना, या स्किन के नीचे नीले या काले या खून के बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाना जी। तो ये हेमरेजिक फीवर है। डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसे हमने बताया कि गंभीर है, इससे आगे की स्टेज है, जिसमें कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पल्स प्रेशर कम हो जाता है, कैपिलरी लीकेज होता है, जिसकी वजह से मरीज गफलत में जा सकता है। तो जो प्लेटलेट्स हैं कम होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि जो कि पहले 4 या 5 दिन जब व्यक्ति को बुखार आता है, उस दौरान जब बुखार कम होता है, वो जो ट्रांजिशन फेस है 4 से 5 दिन का, उसके बाद ये डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम के लक्षण आने के चांसेस रहते हैं जी। मैं सबसे ज़रूरी बताना चाहूँगा कि अधिकतर मरीज, मोर देन 90% मरीज घर पे डॉक्टर की सलाह के द्वारा इलाज करने से ठीक हो सकते हैं। इसीलिए पैनिक बिल्कुल क्रिएट ना करें, और 99% से अधिक मरीज डॉक्टर की सलाह के द्वारा ठीक हो जाते हैं जी। और फिलहाल दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शिवम जी हैं फोन लाइन पर। शिवम जी, सवाल पूछिए। हेलो सर।
जी, क्या जानना चाहते के अंदर जी। लोग इंजेक्शन देते हैं, पपीते की खाना या बकरी से दूध पीना, तो वो कारगर साबित है। जी, इसका जवाब डॉक्टर साहब पहले ही दे चुके हैं। कुछ और जानना चाहते हैं आप? हाँ, और जो कॉइल लगाने से या फिर कॉइल लगाने से या फिर क्रीम लगाने Right. से जो फर्टिलिटी का जाता है, उससे पेशेंट को कोई खतरा तो नहीं? जी, डॉक्टर विग, इन्होंने कहा कि क्या कॉइल का अगर इस्तेमाल किया जाता है, क्या उससे कुछ खतरा हो सकता है? नहीं, अब पहली पपीतों की बात, पपीता हो गया या बकरी का दूध हो गया, अल्टीमेटली अब इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो मेन चीज इसमें ये है कि मेरे को पेशेंट को उल्टी नहीं करने देना। अब पपीते का खा के उल्टी आ गई तो क्या कौन संभालेगा? जी, उसके बाद फिर डिहाइड्रेशन हो गई, फिर वो गलत साइकिल शुरू हो जाता है। और बकरी का दूध, अगर वो दूध तो आप वैसे ही लेते हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं आप छाछ दें उनको, उनको नारियल पानी दें, उनको हल्की चीज दें, ताकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ये बीमारी ठीक हो जानी है अगर आप इसमें कोई वार्निंग साइंस डेवलप ही नहीं होने देंगे। अब कॉइल से मच्छर तो मरता है और थोड़ा सा, लेकिन उसमें जिनको अस्थमा है उनको समस्या हो सकती है। लेकिन आपको मच्छर की ब्रीडिंग को पहले तो मच्छर ही नहीं होने देना, फिर मच्छर को पनपने भी नहीं देना, अगर पनप जाए तो उसको मारना है। डॉक्टर वेग, सबसे ज़रूरी बात है कि पेशेंट की हाइड्रेशन मेंटेन करें, जिसमें कि अगर किसी को है डेंगू का बुखार या मलेरिया या कोई भी प्रकार का बुखार है, पानी अधिक दें, तरल पदार्थ अधिक दें, उसमें नींबू पानी, चीनी का घोल, शिकंजी टाइप, नारियल पानी, ORS का घोल, जितने भी लिक्विड हैं, दलिया, खिचड़ी, न्यूट्रिशियस खाना दें, क्योंकि इस समय व्यक्ति को न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय बॉडी को एनर्जी चाहिए इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो व्यक्ति को थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाते रहें, लिक्विड ज़्यादा दें। ये है मेंटेन करना है कि उसको खुल के पेशाब आना चाहिए। बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल की टेबलेट या सिरप का इस्तेमाल करें, डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ एक दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन है, डाइक्लोफिनेक है, इबुप्रोफेन है, ये वाली दवाइयाँ जो एनसेट्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं, ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर रहेजा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे हैं, क्या उनके लिए खतरा होगा या वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैंने शुरू में बताया कि अगर कार्डियक पेशेंट कोई है, और ज़्यादातर ये पेशेंट एस्पिरिन पे होते हैं या प्लेटलेट थिनर्स पे होते हैं, तो इनको अपने डॉक्टर के संपर्क में जाके प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, क्योंकि एक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर डॉक्टर को बेसिकली वे करना पड़ेगा कि वो ब्लड जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो उनको हो सकता है कि, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स में डबल डिफेक्ट होता है डेंगू के अंदर। एक तो प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है, दूसरा होता है कार्य क्षमता कम हो जाती है। नॉर्मल प्लेटलेट्स की जो गिनती है ब्लड के अंदर 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर है, लेकिन अगर 1 लाख से कम होती है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यदि प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे हैं तो पेशेंट को दाखिल करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हर एक व्यक्ति को प्लेटलेट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप प्लेटलेट्स लीजिए, क्योंकि जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है वो प्लेटलेट्स अगर 10,000 से नीचे है तभी देने हैं। यदि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, 22,000 है, 16,000 है, तो भी हमें प्लेटलेट्स देने पड़ सकते हैं उस केस में, लेकिन डॉक्टर ये डिसाइड करेगा। क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि उनकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्लेटलेट्स में ड्यूअल डिफेक्ट है, तो दो प्रभाव अपने आप अब जो भी करें, अच्छे एक फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन या क्वालिफाइड डॉक्टर के संपर्क में आके अपना इलाज कराएं जी, और विशेषज्ञ को ही बचें इस दौरान, विशेषज्ञ को ही तय करने दें कि किस तरह से सही इलाज होगा। डॉक्टर वेग, ये जो बात आ रही है टेस्टिंग की, पहली चीज़ बुखार होता है, टेस्टिंग कब करवाएं, और रैपिड टेस्ट किट्स आजकल बहुत चल रही हैं, क्या उनकी एफिकेसी या जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक हैं? अगर एक बार नेगेटिव आता है, सिम्टम्स हैं, तो क्या करें? देखिए, इसका इलाज सिर्फ क्लिनिकल इलाज है, सिम्टम बेस्ड इलाज है, और इलाज भी बड़ा सिंपल है, सिर्फ पानी है और उल्टी नहीं होने देना, 2 चीज़ों का इलाज है। रैपिड टेस्ट जो हम मतलब रैपिड टेस्ट की जो किट्स हैं वो इस टाइम अभी स्टैंडर्डाइज नहीं है। हमें उसको मेन एम हमारा होना चाहिए कि हम इन किट्स को स्टैंडर्डाइज करें, तभी हम उसको यूज़ करके, नहीं तो इलाज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने रैपिड टेस्ट पहले अगर रैपिड टेस्ट करें या NS1 एंटीजन जो पहले 5 दिन करते हैं वो पॉजिटिव आ गया, इलाज तो आपका वही रहा। 5वें और 6ठे दिन आपका एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव नहीं आती, कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। 6ठे दिन के बाद आपका जो एंटीबॉडीज हैं IgM टेस्ट वो पॉजिटिव आता है। तो 4थे और 6ठे दिन कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, पहले 4 दिन कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है, और 6ठे और 9वें दिन में फिर टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपका इलाज क्या है? इलाज तो बुखार 3रे और 5वें दिन में कम हो ही जाना है। प्लेटलेट्स अगर फॉल करेंगे तो वो तो आपके फॉल करेंगे ही। प्लेटलेट्स की जांच कब से करवाएं डॉक्टर वेग? प्लेटलेट की जांच भी तभी कराने की जरूरत है जब आपके वार्निंग साइंस हों।
जब वार्निंग साइंस नहीं है, मरीज ठीक है, एक बेसलाइन टेस्ट कराया, उसी में आपको पता लग गया कि थोड़ा WBC कम है, जो आपका इंडिकेटर है, इनडायरेक्ट इंडिकेटर कि आपके वायरस, आपके बॉडी में वायरस है, और प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल हैं, WBC कम है, तब भी आपको इन्फेक्शन है। तो इट इज़ नॉट द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर आपके पास वार्निंग साइंस हैं, तब आपको प्लेटलेट्स की फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है। लेकिन प्लेटलेट्स से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? हेमाटोक्रिट, कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कितनी है। हेमाटोक्रिट हमें ये बताता है कि बॉडी में पानी की, अगर ये 40 और 45, अगर ये 40 के आसपास है, 30 और 40, अगर 40 है तब तो आपके में बॉडी में मात्रा ठीक है। अगर 30 है तो इसका मतलब आपको कहीं आपकी ब्लीडिंग हो रही है, और अगर 50 है तो इसका मतलब आपको पानी बहुत ज़्यादा देने की जरूरत है। मे बी IV फ्लूइड्स हैव टू बी गिवन। जी डॉक्टर रहेजा, एक लाइन में अगर मैसेज जानना चाहें आपसे, क्या कहना चाहेंगे? आपने तमाम जानकारी दी है प्रिवेंशन के बारे में, सभी के बारे में। रिकमेंडेड है वो फर्स्ट, पहले मैं उसकी जो आपने टेस्टिंग की बात करी है, एक NS1 एंटीजन एलाइजा फर्स्ट 5 डेज में रिकमेंडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज मोर एक्यूरेट। और 5 डेज के बाद मैक एलाइजा IgM। और एक लाइन की जानकारी ये है कि आप मच्छरों को पैदा ना होने दें, अपने घर के अंदर या घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें इस दौरान। हफ्ते में एक दिन ड्राई डे मनाएं। और दूसरी बात है, मच्छरों के काटने से बचें, क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं है। इसका इलाज, इसका बचाव बहुत ही आसान और संभव है, और ये हमारे अपने हाथ में है। डॉक्टर विक, देखिए, इसका इलाज है स्वस्थ भारत, पहले स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत, तभी स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत होगा। लेकिन ये स्वच्छ और स्वस्थ भारत कैसे होगा? ये होगा स्वाभिमानी भारत। जब तक मेरी शर्ट इनकी शर्ट से अच्छी कैसे क्यों ना हो, मेरी शर्ट आपकी शर्ट से अच्छी क्यों ना हो, मेरी गली आपकी गली से अच्छी क्यों ना हो, मेरा घर आपके घर से साफ क्यों ना हो, जब तक ये और मेरा स्टेट दूसरे स्टेट से अच्छा कैसा ना हो, जब तक ये हमारे मन में नहीं आएगा कि मेरी चीज़ दूसरी चीज़ों से साफ क्यों ना हो, तब तक आपका स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और स्वाभिमानी भारत बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो मैं सबसे कह रहा हूँ, एक ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है, इस टाइम अस्पतालों के ऊपर बहुत प्रेशर है जी। तो हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो पेशेंस रखनी है, हम अपने डॉक्टर के ऊपर प्रेशर ना डालें। कुछ मरीजों की डेथ भी हो जाती है, तो डॉक्टर्स बहुत प्रेशर में है इस टाइम। वो एक तो मरीज का लूज करने का जो उनको दुख होता है, प्लस आपके चारों तरफ डेंगू के मरीज हैं, उसके अलावा आपके पास और मरीज भी हैं, किसी को निमोनिया है, किसी को हार्ट अटैक हुआ हुआ है, किसी को स्ट्रोक हुआ हुआ है। तो पेशेंस रखें और प्रेशर बनाएं डॉक्टर के ऊपर, लेकिन पूरा प्रेशर ना बनाएं। और ये हमें एक मौका मिला है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम को इतना इंप्रूव कर दें कि अगली बार हमें इसको पहले से ही हम तैयार हों और इसको गेयर करने के लिए। और हॉस्पिटल को चाहिए कि वो गाइडलाइंस बनाएं और हर मरीज को उसी गाइडलाइन के ऊपर ट्रीट करें, क्योंकि बहुत प्रेशर है कि एडमिट कर लो। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर वेग। डॉक्टर रहेजा, तो बहुत जरूरत है सतर्क रहने की। आपकी फ्रिज की ट्रे या फिर कूलर या आपके घर में जमा कोई भी साफ पानी में मच्छर पैदा हो सकता है। ध्यान रखें, सतर्क रहें, खुद भी साफ रहें और अपने आसपास सफाई रखें, ये कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। साथ ही घबराएं नहीं, डेंगू के बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।